मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे मैंने ये चीज़ सुनी है कि टैम्पॉन्स यूज़ करने से वेजाइना की जो टाइटनिंग होती है वो कहीं ना कहीं लूजन अप होने लगती है या वर्जिनिटी पे अफेक्ट आता है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है स्पेसिफिकली उनके लिए। तो क्या ये मतलब ये सच है कि या व्हाट इट इज़? देखो, वर्जिनिटी इज अ वेरी रिटार्डेड कंसेप्ट। देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्जिन नॉट वर्जिन, है ना। पहली बात वजाइना की बात करें तो वजाइना इज एन इलास्टिक ऑर्गन, उसकी कैपेसिटी होती है फैलने की और वापस रिकॉयल होने की, तभी तो हम 3 किलो 3.5 किलो का बच्चा डिलीवर कर देते हैं ना। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ एक्टिव होने की वजह से बहुत बार ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, इन्फेक्शंस हैं जो स्प्रेड होता है। तो इस पे आप क्या बताओगे? तो सबसे पहले हम ना, जब हम मेडिकल कर रहे थे, हमने हर्पीज इतना कॉमन नहीं देखा था जो हमने आजकल टीनेजर और यंग एडल्ट्स में देखा है। अगर हम सिर्फ वजाइनल इन्फेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मेन आर द कैरियर्स फॉर गोनोरिया एंड क्लमाइडिया। Men out there, they have this tendency, because since we are talking about condoms, so they have this tendency or their thought process that if we are using condom, we are not that sexually satisfied. So is it a myth or again is it, what is it? मेन के मन में ये रहता है तुम्हारे मेरे बीच में तीसरा क्यों लाना। बट इट इज़ नॉट अबाउट प्रायोरिटाइजिंग देयर सेक्शुअल हेल्थ, इट इज़ अबाउट प्रायोरिटाइजिंग माई सेक्शुअल हेल्थ ऑल्सो। Hi doctor. हाय जानवी। वेलकम टू आवर टुडेज एपिसोड। ऑफ कैमरा तो हमने बहुत बातें की हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से फिर से अपने आप को मेरी ऑडियंस को भी इंट्रोड्यूस कर दो। Okay, I'm Dr. Aishwarya Sinha, and I'm working as an obstetric and gynecologist since past 20 years. And recently, I'm working in Asian Hospital, Faridabad. And my motto or my aim in life is to tell everybody that prevention is the key. Please educate yourself, educate your neighbors, educate your kids, educate everybody whom you know, and talk to your gynae whenever you need or need help. Do not go on WhatsApp University or Google Universities. They don't help. And just stay active, just stay healthy, and prioritize your health to all the women. Yeah. So, I mean, this episode is going to be really very special for me and for all my girlies out there, because we are going to discuss a lot of myths and a lot of things जो कहीं ना कहीं ट्रेंड में चल रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ उनके बारे में क्लैरिटी हमारे ऑडियंस को मिले, मुझे भी मिले। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। सो लेट्स जस्ट डाइव इन। सो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आज मार्केट में सैनिटरी पैड्स के अलावा टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स गर्ल्स यूज़ कर रही हैं, तो इन सब के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या अप्रोच है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है? क्योंकि पैड्स से रैशेस हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल कप्स को लेकर के और टैम्पॉन्स को लेकर के भी कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। तो आप बताओ फिर। जब हम छोटे थे जानवी ना, when we were almost around 12 और 13, पीरियड एक ज़माने में तब स्टार्ट होते थे, लेकिन अगर आज आप देखो तो पीरियड 9 साल की बच्ची को भी स्टार्ट हो रहा है, 10 साल की बच्ची को भी स्टार्ट हो रहा है। उसको इतना ट्रेन करना कि पैड कैसे लगाओ वो बहुत मुश्किल है। यहाँ चिपकाना है, वहाँ चिपकाना है, फिर पैंटी पे स्टेन लगता है, कपड़ों पे स्टेन लगता है, बड़ा एम्बैरसमेंट होता है। तो आजकल चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड पीरियड पैंटीज दैट आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। सो पीरियड पैंटीज आर द बेस्ट फॉर दिस टीनेजर किड्स और द स्मॉलर किड्स जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि पैड कैसे लगाओ या टैम्पॉन कैसे इंसर्ट करो या मेंस्ट्रुअल कप कैसे यूज़ करो, कुछ भी नहीं पता उनको। आप ये पैंटी उनके बैग में रखो, सारी मदर्स को मैं बोलना चाहूँगी, और उनको भी ट्रेन करो कि ये पैंटी जैसे उनको लगे स्टेन शुरू हो गया वो ये पैंटी यूज़ कर ले। अलग अलग नाम से मार्केट में आती है एंड दे आर टोटली सेफ। ये आपको 12 घंटे तक का प्रोटेक्शन देती हैं। फिर बच्चा जब थोड़ा मैच्योर हो जाता है, नियर अबाउट 17-18 के आसपास आ जाता है, और अगर वो एक्टिव बहुत है, स्विमिंग जाता है एंड टू मच इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पैड लगाना नॉट पॉसिबल हर समय स्टेनिंग की वजह से, मेंस्ट्रुअल कप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन अगेन चूंकि ये वजाइना में इंसर्ट होता है, आपको इसकी स्टेरिलिटी यानी इसको साफ रखने की जिम्मेदारी मदर की और बच्चे की दोनों की है। अच्छे से उबालना है, उसको क्लीन जगह पे रखना है, सुखा के रखना है, क्योंकि अगर आप समझो कोई भी गिली चीज़ पे फंगस या बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रो करता है। तो मेंस्ट्रुअल कप जब भी आप वॉश करो, मेक श्योर कि उसको धूप में क्लियरली ड्राई करो और उसके बाद उसको ड्राई जगह पे रखो, ताकि जब फिर आप नेक्स्ट यूज में उसको यूज करो तो वो क्लीन रहे। कभी भी सैनिटाइजर से मत साफ करो मेंस्ट्रुअल कप को। अच्छा। क्योंकि डेफिनेटली वो अल्कोहल होता है और आपके वजाइना में जा रहा है, तो आप उसको सिंपली प्लेन वाटर में वॉश करके यूज करो।
सेम थिंग अगर हम टैम्पॉन पे आते हैं, लेकिन टैम्पॉन डिस्पोजेबल होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल कप तो आप रिपीटेड यूज कर सकते हो फॉर अ Yeah, सर्टेन पीरियड ऑफ exactly. यूज, लेकिन जो टैम्पॉन होता है वो डिस्पोजेबल होता है, उसको हर 4 to 6 आवरली आपको चेंज करना है। अगर आप टाइमली नहीं चेंज करते हो, यू कैन लैंड अप इनटू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो टैम्पॉन इतना कंफर्टेबल होता है कि पेशेंट लगा के भूल जाती है, उसको पता भी नहीं चलता देयर समथिंग इनसाइड। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एंड यू चेंज योर टैम्पॉन 6 to 8 आवरली। अब हम अगर पैड पे आते हैं, देखो पैड काफ़ी पुराना सिस्टम है ज़माने के, जब कपड़े से औरतें आई थी तो वो पैड पे आई थी, और फिर वो मदर से बच्चे में आया तो वो फिर हम फैलाते गए कि पैड 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 यूज़ करो, लेकिन पैड एनवायरनमेंट सेफ नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है जो हमारा लास्ट डे ऑफ पीरियड होता है, उसमें हम पैड फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज करते हैं, है ना। जब तक वो पैड भर नहीं जाता औरतें पैड नहीं चेंज करती हैं, वहीं पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। जब आपका सेकंड डे फ्लो है, यू चेंज इट 4 to 6 आवरली फॉर श्योर, बट लास्ट डे यू कीप दैट पैड फॉर 12 आवर्स एंड देन द बैक्टीरिया ऑन द ब्लड कैन कॉज यू इन्फेक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज की औरतों को बार बार इन्फेक्शन होता है जो पैड यूज करती हैं, उनको रैशेज भी ज्यादा होते हैं। exactly. हाँ, तो यू कैन चेंज द ब्रांड, बट देयर आर बेटर थिंग्स इन द मार्केट, जैसे हमने बात करी पैंटीज हैं, टैम्पॉन्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप है, स्विच ओवर टू दैट। शुरू में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट स्पीक टू योर गाइनी, शी विल डायरेक्ट यू कि कैसे यूज करना है, एंड दैट बी अ मच सेफर ऑप्शन फॉर यू देन पैड। बट मैम मैंने ये बहुत ही मतलब मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे मैंने ये चीज़ सुनी है कि टैम्पॉन्स यूज़ करने से वेजाइना की जो टाइटनिंग होती है वो कहीं ना कहीं लूजन अप होने लगती है, या वर्जिनिटी पे अफेक्ट आता है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है स्पेसिफिकली उनके लिए। तो क्या ये मतलब ये सच है कि या व्हाट इट इज? वर्जिनिटी इज अ वेरी रिटार्डेड कंसेप्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्जिन नॉट वर्जिन, है ना। पहली बात, हाइमेन कोई लड़की को एक टैग नहीं देता कि ये लड़की शुद्ध है या अशुद्ध है। यस, तो ये वर्जिनिटी खत्म करना पड़ेगा। वी नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट वर्जिनिटी, वी नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट अस एज अ वुमेन नाउ, what suits us and what doesn't suit us. Any girl who is very sports में active, cycling करती है, swimming करती है, हाइमेन ब्रेक हो होता है। सकता है हाइमेन ब्रेक हो गया और she doesn't even get to know, तो वर्जिनिटी का टैग अब हट जाना चाहिए। एंड अगर हम वजाइना की बात करें तो वजाइना इज एन इलास्टिक ऑर्गन, उसकी कैपेसिटी होती है फैलने की और वापस रिकॉयल होने की, तभी तो हम 3 किलो 3.5 किलो का बच्चा डिलीवर कर देते हैं ना, और फिर वापस वजाइना बैक टू शेप हो जाती है। एक छोटा टैम्पॉन जो आपका पीरियड ब्लड सोक कर रहा है, उससे क्या वर्जिनिटी आपकी खराब होगी और उससे क्या वजाइना लूज होगा? किसी चीज से वजाइना लूज नहीं हो सकता। वजाइना ऑलवेज हैव अ कैपेसिटी टू रिकॉयल, बट अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है टू गेट इट बैक इन शेप। बट टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप, इससे वर्जिनिटी ना जाती है ना वर्जिनिटी आती है, एंड वी नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट वर्जिनिटी। वर्जिनिटी हैज नथिंग टू डू नाउ इन दिस एरा ऑफ वुमेन, जिस एरा में हम हैं। एग्जैक्टली, आई मीन ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर कहीं ना कहीं लोगों ने अभी भी इसको एक दिमाग में बात बैठा करके रखी है, जिसकी वजह से वो चीज़ वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, और बिल्कुल। क्योंकि पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए हम ही वो लोग सही हैं, चीज़ यूज ही नहीं कर हम रहे। ही वो लोग हैं, हमारी ही मदर्स है, हमारी ही सिस्टर है, हमारी भाभी हैं जो ये बात कर रही हैं। ठीक है, वो कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन ना करे। बहुत सारी चीजें थी जो सासें बात करती थी, बहू में बात नहीं करती है, बहुएं करती थी, वो आज के बच्चे बात नहीं करते। शायद हम भी इस बारे में बात करना बंद करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन बंद करना कर देगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वर्जिनिटी टॉपिक नीड्स टू बी स्टॉप्ड। हम ही अगर बात करना बंद करेंगे तो लोग भी आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है। एंड वर्जिनिटी हैज नथिंग टू डू विद अ वुमेन्स सेल्फ स्टीम और एनीथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट अ मोड। वजाइना इज अ सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, उसका सिर्फ काम सेक्सुअल ऑर्गन एंड बर्थ के लिए यूज होता है। उसमें आपकी वर्जिनिटी, नॉन वर्जिनिटी, अगर मैन कैन हैव सेक्स एट द एज ऑफ 14 और उसकी वर्जिनिटी पे सवाल नहीं उठता है, आई थिंक women can also have sex when she is sexually active at 14 or 15, और उसके भी सवाल नहीं उठना चाहिए। She is also a human like a man. So virginity का टॉपिक आई थिंक जैसे जैसे साल बीतेगा बंद होते जाना चाहिए। ऑनेस्टली आई मीन मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगी इस बात पे। तो आपके अकॉर्डिंग पैड्स, पीरियड पैंटीज और टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल Menstrual कप्स cup। का मतलब एक एज फ्रेज है और अकॉर्डिंगली हर लड़की को या उसे यूज बच्चे करना में चाहिए। पैंटी यूज करो, क्योंकि उसको नहीं आइडिया, अभी उसको वजाइना भी पता नहीं है। जब थोड़ी सी वो सेक्सुअली ओरिएंट हो जाती है, साइंस पढ़ लेती है, 16-17 है, शी कैन स्टार्ट अप विद अ पैड, जहाँ उसको आइडिया लगे कि पैड कैसे यूज करना है कैसे नहीं। स्लोली जब वो अपने आप को जानने लगती है, अपने कंफर्ट को जानने लगती है, शी कैन स्विच ओवर टू टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप विदाउट थिंकिंग अबाउट वर्जिनिटी, विदाउट थिंकिंग अबाउट हाइमेन। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वेजाइना मैम, तो जैसे बहुत सारे वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, तो क्या स्टेज होती है जहाँ पे अर्ली अलार्म हो जाना चाहिए एक लड़की को कि हाँ अब मुझे गायनी के पास जाने की ज़रूरत है? जैसे भगवान ने हमें कुछ ऑर्गन दिए हैं जो ओपन है, जैसे आईज है, नोज है, ईयर है, माउथ है, वैसे वजाइना है। ऑल दीज ऑर्गन्स आर वेट, दे आर नॉट ड्राई।
तो सेम थिंग वजाइनल डिस्चार्ज, जिसे हम वजाइनल डिस्चार्ज को या सर्वाइकल डिस्चार्ज को, ये बहुत नॉर्मल फाइंडिंग होती है, दैट कैन नॉट स्टे ड्राई एट ऑल। यही आपका सेक्शुअल ऑर्गन है, तो ये जो आपको वेटनेस देता है ये आपको सेक्शुअल एक्टिविटी में भी हेल्प करता है कि वहाँ फ्रिक्शन होकर कट ना लगे, है ना। तो वजाइनल डिस्चार्ज इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, और ये पीरियड के ऑलमोस्ट जिस दिन आपके पीरियड खत्म होते हैं उस दिन से लेकर जब नेक्स्ट पीरियड आ रहा होता है तब तक रहता है, इसका पैटर्न भी चेंज होता जाता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन यानी 10वें दिन से लेकर 16वें दिन तक ये काफ़ी लंबा भी हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेचेबल टू 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। दीज आर नॉर्मल डिस्चार्जेस, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट कोई भी डिस्चार्जेस में खुजली है, फाउल स्मेल आ रहा है, ग्रीन कलर का है, जिससे आपको फीवर आ रहा है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। स्पेशली ईचिंग, पेशेंट फंगल इन्फेक्शन को बार बार अवॉइड करता है, नहीं जाता है, एंड देन दैट इन्फेक्शन इंक्रीजेज। आजकल सेल्फ मेडिकेशंस भी बहुत हो गई हैं, ओवर द काउंटर दवाइयाँ भी लोग बहुत लेते हैं, लेकिन ओवर द काउंटर दवाई लेने में दवाई वाला आपको ये नहीं बताता कि आपको फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है, तो मिक्स दवाइयाँ ले लेते हैं। मिक्स दवाई लेने से मिक्स इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है, तो दे नीड टू गो टू अ डॉक्टर एनी टाइम दे हैव द सिम्टम, लाइक जैसे मैंने बताया खुजली, अगर आपको पेट में दर्द है, अगर आपको दही जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत बदबू है, उसमें फिशी ऑर्डर है, गो एंड सी योर डॉक्टर। अगर सिंपली वाटरी डिस्चार्ज है, कोई खुजली नहीं कर रहा, सिर्फ पैंटी थोड़ा वेट कर रहा है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर डिफरेंट डिस्चार्जेस का रीज़न क्या हो सकता है? डिफरेंट डिस्चार्जेस का रीजन अगर हम पैथोलॉजिकल ढूंढने जाएं तो बैक्टीरियल होता है, मिक्स होता है, एंड देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मोस्ट कॉमन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आजकल, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, द पार्टनर से आपको इन्फेक्शन होता है, समटाइम इट गेट्स अनट्रीटेड, समटाइम इट गेट्स हाफ ट्रीटेड, देन अगेन यू चेंज योर पार्टनर, तो ये बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली एक्टिव होने का एक रीजन है। बिल्कुल। और मैम जैसे यूटीआई भी होता है, तो यूटीआई का भी कोई वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या फिर? देखो, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट हैज टू कम फ्रॉम यूरिनरी एरिया। वजाइनल इन्फेक्शन इज अ वजाइनल इन्फेक्शन, ये दोनों अलग अलग ऑर्गन, लेकिन वजाइनल इन्फेक्शन कैन लीड टू यूरिनरी इन्फेक्शन ऑल्सो। रीजन बिहाइंड कि वो सारे ऑर्गन आसपास हैं। अगर आपको बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग वजाइनल इन्फेक्शन रहा है, आपने ट्रीट नहीं कराया, इट कैन लीड टू यूटीआई। तो आपको अपने कोई भी इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको जो सिम्टम्स बताया, उसको ट्रीट करना है, वरना आप उसके साथ यूरिनरी इन्फेक्शन भी देख सकते हो, प्लस पॉटी वाली जगह भी पास पे होती है, वहाँ भी इन्फेक्शन जा सकता है आपका। अच्छा, मतलब वो पूरा ही एरिया, यस, वो बहुत आसपास है, आसपास है, काफी ज्यादा सेंसिटिव बिल्कुल ऑर्गन्स होते हैं। बिल्कुल, जैसे नाक का दर्द कान में भी होता है, हाँ, आँख का अगर आपको ड्रॉप डालते हो तो माउथ में आता है, आता है, सेम वो ऑर्गन भी आसपास होता है। एक इन्फेक्शन दूसरे को डेफिनेटली कर सकता है अगर प्रॉपर्ली ट्रीटेड ना हो तो। मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे वेजाइनल क्रीम्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा वी वॉश वगैरह, जैसे इंटीमेट हाइजीन को हमें मेंटेन करने के लिए हम अलग अलग तरीके की हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक उसकी वजह से भी इन्फेक्शंस होते हैं। नहीं, देखो, सबसे पहले उनकी मार्केटिंग बहुत गलत है। वो मार्केट करते हैं कि वो आपका पीएच चेंज कर रहे हैं, वो मार्केट कर रहे हैं कि वो एंटी बैक्टीरियल हैं। वजाइना को भगवान ने ना सेल्फ मेंटेनिंग बनाया हुआ है, वो सेल्फ वॉश करता है अपने आप को। और वजाइना इंटरनल ऑर्गन है, बाहर नहीं होती वजाइना हमारी, है ना। वजाइना अंदर होती है, बाहर लेबियाज होते हैं जो उसको कवर रखते हैं। वो लेबियाज को वॉश कर सकता है, जैसे आप अपना फेस वॉश करते हो, वैसे वो लेबिया को वॉश करने के लिए पेरिनियल वॉशेस होते हैं। वो कोई पीएच बैलेंस नहीं करते हैं आपका, लेकिन अगर आप अपनी लेबिया को, उसके आसपास के डिस्चार्ज को क्लीन रखो गर्म पानी से और माइल्ड सोप से, तो भी काफी सफिशिएंट है। आपको अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वी वॉश या एंटी वॉश में। वो ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट करता है, ना कुछ हार्म करता है। दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ माइल्ड फेस वॉश दैट यू आर यूजिंग, सो देयर इज नो नीड टू वेस्ट मनी, रादर मेंटेन हाइजीन बाय क्लीनिंग दैट एरिया। जैसे आप फेस वॉश कर रहे हो, वैसे उसको भी, उस एरिया को अच्छे से क्लीन और वॉश करो, मतलब काफी है। नॉर्मल वाटर से भी क्लीन करने से, हाँ, मतलब कोई जरूरत नहीं है किसी भी क्लीनिंग, सफाई, वो भी स्किन का पार्ट है ना, वहाँ भी स्किन है। आप अंडर आर्म क्लीन कर रहे हो, आप नाक साफ कर रहे हो, नाक के पास साफ करो, सेम आप वजाइना का जो बाहर का एरिया उसको साफ करो। वजाइना तो इंटरनल ऑर्गन है, उसको कोई साफ नहीं करता। एग्जैक्टली। हम इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, डिस्चार्जेस की बात कर रहे हैं, और आपने अभी जैसे मेंशन किया कि हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ एक्टिव होने की वजह से बहुत बार ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, इन्फेक्शंस हैं जो स्प्रेड होता है। तो इस पे आप क्या बताओगे? बिकॉज आई फील ऑल्सो एक और मिथ है जो एकदम से मुझे क्लिक की, कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से भी वेजाइना लूज होती है। मतलब व्हाट इज इट? देखो, सबसे पहले हम ना, जब हम मेडिकल कर रहे थे, हमने हर्पीज इतना कॉमन नहीं देखा था जो हमने आजकल टीनेजर और यंग एडल्ट्स में देखा है। दैट इज बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन। तो इन्फेक्शन होता है, बहुत कॉमन है, बिकॉज यू आर चेंजिंग योर पार्टनर फ्रिक्वेंटली एंड नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन। सो आई से एवरीबडी शुड यूज कॉन्डोम। कॉन्डोम इज नॉट ओनली टू प्रिवेंट सेक्शुअल प्रॉब्लम्स, बट कॉन्डोम इज ऑल्सो कि आप प्रेग्नेंट भी ना हो। टीनेजर प्रेगनेंसीज भी बढ़ गई हैं, यंग एडल्ट प्रेगनेंसीज भी बढ़ गई हैं। अगर हम सिर्फ वजाइनल इन्फेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर
से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मेन आर द कैरियर्स फॉर गोनोरिया एंड क्लमाइडिया। उनमें वो इन्फेक्शन दिखता नहीं है, लेकिन वो वुमेन को बहुत इजीली पास करते हैं। जैसे आज उन्होंने एक्स के साथ सेक्स किया, उसको पास करेंगे, कल उन्होंने वाई के साथ सेक्स किया, तो एक्स का भी इन्फेक्शन वाई को पास करेंगे, प्लस अपना इन्फेक्शन पास करेंगे। तो दिस बिकम्स अ चेन। सो फॉर दैट यू नीड टू यूज प्रोटेक्शन, पहला। दूसरा, अगर हम वजाइना की बात करें तो अगेन कम्स बैक टू द सेम थिंग। वजाइना इज एन इलास्टिक ऑर्गन एंड पेनिस इज लाइक अनदर जस्ट अ ऑर्गन, जो जैसे वो निकलता है, इट जस्ट कॉल्स बैक टू नॉर्मल साइज एंड शेप। तो उससे कोई वजाइना लूज और टाइटनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। वजाइना लूज हल्की सी हो सकती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एनी ट्रॉमा, बट दैट कैन ऑल्सो बी रिकॉइल्ड बैक अप टू अ सर्टेन लिमिट। कभी मान लीजिए आपका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ जहाँ यू हैव गॉट अ पेरिनियल इंजरी, उसको रिपेयर करा गया है, तो हो सकता है उस समय थोड़ा सा वजाइना में कुछ ऊपर नीचे रहे। अदरवाइज वजाइना हैज नो रीजन टू गेट लूजन अप। जैसे लोगों के मन में हो गया है कि मेरी वजाइना लूज हो गई है, टाइटनिंग क्रीम आ रहा है मार्केट में, दे ऑल कॉजेस कैंसर। डू नॉट यूज दीज क्रीम। Also, men out there, they have this tendency, because since we are talking about condoms, so they have this tendency or their thought process that if we are using condom, we are not that sexually satisfied. So is it a myth, or again what is it? मेन के मन में ये रहता है तुम्हारे मेरे बीच में तीसरा क्यों लाना, है ना, मेन ये रहता है। But it is not about prioritizing their sexual health, it is about prioritizing my sexual health also. This condom is not only helping with the sexual diseases, also with the pregnancy. So it is not about you getting the sexual pleasure, it's about me getting pregnant unnecessarily. So using condom is a better option. No, it doesn't interfere with the sexual intimacy. Women have sex with the brain. Trust me, none of the women have sex with the vagina. Hamara, if we are very mentally involved with you, we anyway enjoy sex with you. You may be 3 inches or 4 inches, doesn't make difference to us. But men have sex from the penis. So उनके और हमारे sexual चीज़ों में फ़र्क पड़ता है. Even so, for that हमें खड़ा होना पड़ेगा. If a man is saying I will not use condom, we need to say I will not have sex. Yeah, I mean, so, that's there. the tagline that women should use, and we I think need to, we are using yes, it also. we should, and इससे हमारा इन्फेक्शन भी कंट्रोल होता है, इससे हमारी प्रेगनेंसी भी बचती है, और आई बिलीव इससे हमारा यूट्रस भी प्रोटेक्टेड रहता है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा यूट्रस भी बहुत इफेक्ट होता है। वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवरसेल्फ आल्सो। बहुत टाइम हो गया औरतों को सबमिसिव रहते रहते, दैट वी वर यूज्ड एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। But even if you getting used as a sexual object, let us prioritize our health कि नहीं भैया आप कॉन्डोम यूज करो, and then let's have fun. Otherwise, sorry, no boss. Yeah, exactly. जैसे आपने मेंशन किया मैम अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में, आजकल 18, 19, 20 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, 14 इयर्स 15 इयर्स, क्योंकि हम पीरियड्स जल्दी आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर हार्मोन्स चेंजेस की वजह से एक सेक्सुअल फील होने लगी है आजकल बहुत बहुत जल्दी ही 14-15 इयर्स की एज में। लाइक पीपल आर लूजिंग देयर वर्जिनिटी, गर्ल्स आर लूजिंग देयर वर्जिनिटी, और कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं और उनका यूट्रस अफेक्ट हो रहा है। तो मैम ये चीज़ फर्टिलिटी को आने वाले टाइम में कितना इम्पैक्ट करता है? इस समय ना मैं बोलना चाहूँगी कि सेक्सुअल एजुकेशन बहुत मैटर करती है, कन्वर्सेशन बहुत मैटर करती है। ये लड़कियाँ सेक्सुअली इन्वॉल्व है या सेक्सुअली ओरिएंटेड है अपने को लेके, और दे वांट टू हैव सेक्स बट दे डोंट हैव नॉलेज कि वो बात किससे करे। दे टॉक टू देयर पीयर, अपने एज वाली लड़कियों से बात करते हैं, वो उनको फिर इनकम्प्लीट नॉलेज देते हैं ब्लाइंडली। हाँ, अगर वो अपने पेरेंट्स आज इतना खुले अपने बच्चों से ना, और वो खुल के बात कर सके, तो बहुत कुछ समझाएंगे फॉर द यूज़ ऑफ कॉन्डोम, और कौन सा फर्टिलिटी पीरियड अच्छा है तुम्हारे लिए जब तुम कंसीव नहीं करोगी, गेटिंग स्टिक टू वन सेक्सुअल पार्टनर्स, ये सब 14-13 एज से ही शुरू होता है बच्चे को समझाना। हाँ, ये अगर हम नॉलेज नहीं देते हैं ना, फिर जो आप बोल रहे हो अनवांटेड प्रेगनेंसीज आती हैं बीच में, फिर आईपिल खरीद के बच्चे खा रहे होते हैं, फिर फ्यूचर में डेफिनेटली नुकसान तो करता है ना। फर्टिलिटी पे नुकसान नहीं करता इतना जितना वो आपको इन जनरल नुकसान करता है। आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, आपके हार्मोन आपके साथ काम नहीं कर रहे होते हैं, फिर अब ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस होंगी तो अंत में फर्टिलिटी भी प्रॉब्लम करता है। बट सेक्स एजुकेशन इज़ अ मस्ट इन दिस कंट्री, जहाँ पे हम करोड़ों लोग रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है अभी, तो सेक्स एजुकेशन आज भी बहुत बैक सीट रखता है। आज भी एक फादर अपनी डॉटर से खुल के बात नहीं करता अबाउट पीरियड, सेक्स तो छोड़ ही दो, मदर भी नहीं बात करती है। बहुत सारे घरों में ऐसा बोला जाता है, भाई के सामने मत बोलना कि तुम पीरियड्स हो गई हो, आज भी बोला जाता है। जब मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन हमारे यहाँ पैड को ब्लैक पॉलिथीन में और उसके ऊपर अखबार डाल के देते थे कि दिखना नहीं चाहिए किसी को कि पैड जा रहा है। मैं भी उसी एरा में थी उस टाइम, तो दिखना नहीं चाहिए। तो उस मिथ को तोड़ते तोड़ते हम चलो यहाँ तक तो पहुंचे कि हम अपना पैड और सैनिटरी पैड खुल के जाके
खरीदते खरीदते लेके जा हैं। सकते लड़कियों को कॉन्डोम खरीदना है, जाके ले लेती हैं आज भी। वहीं पे ये भी तोड़ना है कि वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू द टीनेजर्स, ऑल ऑफ अस। अगर हम बड़ी बहन है खुल के बात करें, अगर हम मदर है तो खुल के बात करें, नहीं तो फिर नहीं सुधार आएगा इस देश में, बिल्कुल नहीं बिकॉज आएगा। सेक्स आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को प्रॉपरली रेगुलेट बिल्कुल करने में बिल्कुल हेल्प बिल्कुल करता है, आपकी बिल्कुल। हेल्थ अच्छी रहती है, आपके हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। What is natural, what is unnatural, what you should do, what you should not, which is a fertility time, which is not, everything need to be spoken to these kids, male and female both. Since ma'am we are all discussing about fertility, I would also want you कि आप मुझे ये बताओ कि आजकल जैसे बहुत ही ज़्यादा वुमेन्स करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, एंड दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड दैट सिंस वो अपने करियर्स को लेकर के काफ़ी एक्टिवली आगे बढ़ रही हैं, तो उन्हें है कि मैं बेबी प्लानिंग बाद में करूँगी। तो 30 साल की उम्र के बाद शादी हो रही है आजकल तो लड़कियों की, 35 साल की उम्र के बाद वो कह रही हैं कि मैं प्रेगनेंसी प्लान करूंगी, बट कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो पीछे हो जा रही है ना। तो मैं डॉक्टर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 35 इयर्स के बाद अगर IVF करना हो तो उसका प्रोसेस क्या है और क्या राइट टाइम है और स्टेजेस क्या है बेसिकली IVF की? देखो, अकॉर्डिंग टू द साइंस 25 to 35 इज द आइडियल एज फॉर एनी women टू गेट प्रेग्नेंट। बट इनफर्टिलिटी किसी को भी हो सकती है, 22 साल की बच्ची को भी हो सकती है, 25 साल की बच्ची को भी होती है। इनफर्टिलिटी के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 35 साल के ऊपर है तो आपको इनफर्टिलिटी होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। यू कैन गेट प्रेग्नेंट इवन आफ्टर 35, अगर आपके हार्मोन्स ठीक हैं, आपके अंडे अच्छे से बन रहे हैं। IVF की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके किसी भी फैक्टर में कुछ डिफिकल्टी है, जैसे या तो आपके अंडे अच्छे नहीं हैं, या आपके अंडे प्री मेनोपॉजल हो गए हैं, या आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम कि आप बार बार कंसीव नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, देन यू नीड IVF। एज रिलेटेड IVF नहीं होता है ना। एज रिलेटेड IVF तब होता है जब आप काफी एडवांस एज में मेनोपॉजल पहुंच गए हो, जैसे अभी आपने सिद्धू मूसेवाला का कहानी सुना होगा, दैट टाइम शी हैड टू टेक ओवर एंड डोनर, है ना। उस एज में आपको IVF की जरूरत पड़ती है। 22 साल 23 साल में अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपको किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम है यूट्रस में, आप नहीं कंसीव कर पा रहे हो, फिर आपको IVF की जरूरत पड़ती है। तो ideal age to get pregnant is between 25 to 35. लेकिन what I suggest everybody, even if you're not planning to get pregnant, just go and visit your gynae, get yourself checked, है ना, कि पहले कुछ प्रॉब्लम है ताकि वो उसको करेक्ट कर पाए। आप सीधे जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या प्लान नहीं हो रहा 6 महीने तब आप पहुंचो, दिस इज लिटिल रॉन्ग। तब आप कितनी बार डिले भी कर चुके होते हो चीज़ों को। तो जब भी आप एट द एज ऑफ 25 to 35 के बीच में हो, आपकी शादी हो गई है, मे बी आप अपना बच्चा 4 साल बाद प्लान कर रहे हो, बट गो एंड सी अ गाइनी वंस, सो दैट वो आपके बेसिक कुछ टेस्ट, हार्मोनल कुछ टेस्ट करा लेगी, जहाँ आपको हेल्प की जरूरत है आपको असिस्ट कर देगी, ताकि आपको आगे फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो। पर मैम IVF जैसे करवा रहे हैं आजकल लोग, IVF कहीं ना कहीं इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत चैलेंजिंग होता है, तो हर किसी के बस की नहीं होती है कि जिसको एकदम ही ऐसा है कि इनफर्टिलिटी इशू है ही है, कि है ही नहीं वो चीज़ की वो मतलब दे आर एबल टू कंसीव, तो उनके केस में तो जस्टिफाई होता है, वो समझ में आता है। बट एक फाइनेंशियल और एक इमोशनल ट्रॉमा जो पड़ता है, क्योंकि एक लड़की के लिए मदरहुड इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल टू एक्सपीरियंस, बट फिर वही चीज़ आप IVF करवा रहे हो तो यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट, और कहीं ना कहीं वो हिट जो आता है आई बिलीव बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। मैंने लोगों को घर बेचते हुए भी देखा है, ज़मीन बेचते हुए भी देखा है फाइनेंशियल ड्रेन को लेके। हाँ, आप सही बोल रहे हो, बट भगवान ने ऐसा बनाया कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉमा women only has to go through. Yeah, you are right about it. And वो जो फेलियर होता है वो हर मन जब उसको पीरियड्स आता है, I have seen people going into depression and everything. But मेरी उनके लिए एक ही राय है, देखो बच्चा इज़ नॉट द लिमिट, वो आपका नहीं, आपको हो गया ठीक है, नहीं हुआ, आपको एक ज़िंदगी अपने लिए मिली है, ट्राई टू लिव विद इट। बहुत बच्चे हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं जिनको माँ बाप नहीं है, हमारे देश में बहुत बच्चे हैं जिनको अडॉप्शन की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है, बहुत बच्चियाँ हैं जिनको छोड़ दिया गया है। अगर आपको IVF के थ्रू बेबी नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, इमोशनल, आई ऑलवेज टेल पीपल प्लीज़ गो एंड अडॉप्ट। प्लीज गो एंड Instead of अडॉप्ट। going for IVF, बिल्कुल, it's better आपने to घर adopt. बेच दिया, आपने सब कुछ बेच दिया, आपके मियाँ बीवी की नहीं जम रही, आपके सास आपको ताना दे रही है, स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड गो एंड अडॉप्ट अ बेबी। उसको इतना अच्छा घर दो कि आपको अपने ऊपर भी प्राउड हो और फिर उस बच्चे को ग्रो करो आप। देयर इज नो नीड कि आप अपने आप को संग करे जा रहे हो, रोए जा रहे हो कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरा 4 IVF फेल हो गए। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, IVF भी फेल होते हैं? हाँ, हमने 7-8 IVF भी फेल देखे हैं, IVF भी फेल होते हैं। मैम, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है? IVF मतलब जो आप नेचुरली आप नहीं कर पा रहे हो, हस्बैंड का सीमेन और वाइफ या डोनर एग को लेके आप बाहर फर्टिलाइज करते हो, फिर फर्टिलाइज करके उसको कुछ जब आप वो एक एम्ब्रियो बन जाता है, फिर आप उसको यूट्रस में डालते हो। फिर आपके यूट्रस पे है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है फिर तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, लेकिन अगर आपके यूट्रस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है
फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो। हाँ, सो दिस इज़ अगेन लाइक जैकपॉट लगने जैसी बात है। तो वही मैं बोली, अगर आपको कभी फाइनेंशियली बहुत ड्रेन हो रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ गो एंड अडॉप्ट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको माँ बाप का प्यार चाहिए। मतलब सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है नहीं कि नहीं, करना ही करना और है। कहीं कुछ नहीं लिखा कि आपका बायोलॉजिकल बच्चा ही आपका नाम रोशन करेगा। ट्रू दैट। बागबान तो देखी है मैंने भी और आपने भी। एग्जैक्टली। सो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। एग फ्रीजिंग भी कर रही हैं आजकल लड़कियां, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आ गई है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना आजकल। डॉक्टर देखा जाए तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि कहीं ना कहीं यूट्रस अफेक्ट हो ही रहा है। तो अवेयरनेस है तो ये चीज़ अच्छी भी है कहीं ना कहीं। आईवीएफ हो गया या फिर एग फ्रीजिंग वाला भी कॉन्सेप्ट है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है। लड़कियां पहले ही जाके एग फ्रीज करा आपको के पता आ है जो रही हैं। सिगरेट और ड्रिंक कर रहे हैं वो बहुत अच्छे क्लास के बच्चे हैं, जो साइंस भी पढ़ते हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास घर पे शायद सर्वेंट भी हैं, अच्छे एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल हैं, जो सिगरेट भी पी रही हैं और ड्रिंक भी कर रही हैं। मुझे नहीं पता इनको कैसे एजुकेट कर रहे हैं इनके पेरेंट्स और नॉट। जो गरीब बच्चे हैं वो तो नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं है, वो क्या पियेंगी क्या नहीं पियेंगी, इसीलिए उनमें इन्फर्टिलिटी भी कम होता है। ये जितने अच्छे हाई क्लास वाले बच्चे उन्हीं हैं में ही सारी उनमें ही प्रॉब्लम्स पाई ज़्यादा जाती प्रॉब्लम पाई हैं। जाती हैं। दैट्स व्हाई से कि आपको अपने बच्चे से कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपने बच्चे पे चेक रखने की ज़रूरत है। ये बच्चे बाहर जाते हैं और ये सिगरेट शो की तरह शुरू करते हैं, एक एक दिन में एक एक पैकेट पी जाते हैं बहुत यंग एज में। उसके बाद ये वेप पे आते हैं। वेप इज़ अनदर सच अ हार्मफुल थिंग। या वेप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है कि कूल बनने के लिए वेप कर रहे हैं। कूल बनने के लिए वेप कर रहे हैं। और फिर ड्रिंकिंग तो ये बहुत यंग एज में शुरू कर देते हैं। बहुत 14-14, Yes, 15-15 yes, साल yes, की उम्र में yes. आजकल लड़के। तभी तो हार्ट अटैक आजकल लोगों को जब 30 साल में आते हैं तो लोग बोलते हैं 30 साल में कैसे हार्ट अटैक आ रहा है। अब अपने स्मोकिंग और अपने लाइफस्टाइल तो आप देखो कहाँ से गड़बड़ करनी शुरू करी है आपने। शुरू में दोस्तों को आपने टशन मारने के लिए सुट्टा शुरू किया था, आज आपका सुट्टा आपका हार्ट खा रहा है। तो यू नीड टू, वी ऑल नीड टू नो कि ये जो मिडिल हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं कहाँ वो कमी रख रहे हैं अपने बच्चों के एजुकेशन में। दे नीड टू एडुकेट देयर किड्स। ऑल्सो मतलब हेल्थ इश्यूज़ की आप बात कर रहे हो, हार्ट अटैक्स और ये सब तो बहुत कॉमन हो गया है। पीसीओएस और पीसीओडी भी बहुत कॉमन हो गया है। तो डॉक्टर आपके हिसाब से ये सच में कॉमन हो गया है बिकॉज हेल्थ लाइफस्टाइल ऐसी हो रखी है इसी की वजह से, या फिर ये ओवर डायग्नोस कर दिया गया है? पीसीओएस पीसीओडी सेम थिंग है, अलग अलग एरा में अलग अलग बुलाया गया है। आजकल हम इसको पीसीओएस बुलाते हैं। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज। इस हार्मोन को ना फैट बहुत पसंद होता है। ये बाहरी प्रॉब्लम भी करता है, अंदरूनी प्रॉब्लम भी करता है। अगर हम बाहरी प्रॉब्लम की बात करें तो हेयर फॉल कर रहा है, एक्ने कर रहा है फेस पे, अनवांटेड हेयर ग्रोथ कर देता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, आपको पीरियड आते हैं तो बहुत स्कैंटी आ रहे हैं, डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं, फिर आगे जाके प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लेकिन रूट कॉज बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है, 14, 15, 16 साल की एज में, जब आप बच्चे को पिज़्ज़ा पास्ता अनगिनत दे रहे होते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने डाइट में बच्चे को क्या दे रहे हो। हेल्दी डाइट अगर आप देते हो, पीसीओएस पीसीओडी या जो भी आप इसको नाम दो, बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो। एक एज के बाद जब आपके हार्मोन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर ये आगे जाके इनफर्टिलिटी भी कर सकता है। बहुत डिलेड अगर आप करें, पीसीओएस अनकंट्रोल रहे तो ये यूट्रस का कैंसर भी कर सकता है। इतना स्केरी होता है पीसीओएस। तो पीसीओएस जितनी जल्दी डायग्नोस हो, आइडियली इसको 18 ईयर्स में हम डायग्नोस करते हैं। उसके पहले बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो एडल्ट में ही डायग्नोस होता है 18 ईयर्स में, जब आपके हार्मोन चेक होते हैं। और पीसीओएस मलेरिया पीलिया की तरह नहीं होता कि आपने कोर्स लिया और दवाई शरीर से खत्म हो गया। ये लाइफ लॉन्ग रहता है, किसी समय सप्रेस हो जाएगा, किसी समय बढ़ जाएगा। तो इसकी दवाई बहुत लंबे समय तक रखनी पड़ती है, प्लस एक्सरसाइज, प्लस एक लाइफस्टाइल, ये सब आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल बहुत अर्ली एज में होने की वजह से ही ये चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं। ये बहुत पहले टाइम पे पीसीओएस बहुत कम था, जब लोग घरेलू खाना खाते थे, चल के जाते थे, गाड़ियाँ कम थी, एक्सरसाइज होती थी, लोग फिट रहते थे एक टाइम पे, है ना, तो उनमें पीसीओएस बहुत कम था। अब जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया है, पंखे का स्विच भी हम कॉल करके मेड को बोलेंगे पंखा बंद कर दे यार, फिर हम अपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अवरसेल्फ, हाई टाइम। और मार्केट में बूब्स क्रीम आ रही है कि फर्मनेस के लिए और इनलार्जमेंट के लिए कि आपका हो, और मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली कि टू लुक मोर ब्यूटीफुल, टू फील मोर ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो मतलब ये किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है साइज को? देखो, जैसे एक मेल अलग अलग स्ट्रेचर का होता है ना, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, सेम में विमेन भी अलग बनी होती हैं, कोई पतली, कोई छोटे बूब्स, किसी के बड़े बूब्स। ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देना चाहिए विमेन को, है ना। जैसे मेन कोई लंबा होने की दवाई नहीं खाता आफ्टर से, वो खुश है अपनी हाइट में, चौड़ा है ठीक है, पतला है ठीक है, अपना एंजॉय कर रहा है। हम इतने कॉन्शियस है अपने बूब्स और एस को लेके, वी आर गिफ्टेड विद अ स्मॉल ब्रेस्ट, इट्स ओके। ये जो आप क्रीम लगा के ना तो बड़े कर सकते हो ना छोटे कर सकते हो, रदर अपने बॉडी को हार्म करोगे आप। स्टार्ट
to accept your body, start to accept your color. It's high time that we focus too much on our body, too much. इतने छोटे बच्चे के मन में पेरेंट्स डाल देते हैं कि तुम्हारे ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं, तुम्हारा कमर बहुत बड़ा है, तुम्हारा रंग बहुत काला है. आप बूब क्रीम की बात करो, फेयरनेस क्रीम लगा के उन्होंने अपने स्किन खराब कर रखे हैं. मतलब चीजें बदलनी जरूरी है भाई टाइम. इट इज नॉट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस एट ऑल, क्योंकि हम इंडिया में स्पेशली हर टेक्सचर के लोग हैं, कलर वाइज भी और बॉडी वाइज भी. जैसे चाइनीज दे हैव अ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर जो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन हम इंडिया में बहुत डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कलर टेक्सचर. बूब्स इज ऑल्सो नॉट समथिंग जिसके लिए हमें बहुत प्राउड होने की जरूरत है या बहुत लो फील करने की जरूरत है. इट्स जस्ट अ बॉडी पार्ट. बहुत यंग एज में ये अंडर डेवलप रहता है, छोटा रहता है, किसी के समय के बाद थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं भी बढ़े सो इट्स ओके यार. इट्स जस्ट द बॉडी पार्ट, नथिंग मेजर टू थिंक अबाउट इट. एंड प्लीज स्टॉप यूजिंग बूब क्रीम, इट डजंट हेल्प. It's just the mindset basically. बिल्कुल, ये आपके रादर सेल्फ स्टीम को और नीचे ही लाता है कि मेरे बूब्स नहीं है. अरे नहीं है तो नहीं है, दैट्स ओके. बी समथिंग इन योर लाइफ. आज जो ऊपर बैठा है नरेंद्र मोदी की हाइट कोई देख रहा है बैठ के? नहीं देख रहा. वो देख रहा है ही अचीव समथिंग इन हिज लाइफ. सुषमा स्वराज थी, नो वन सॉ कितनी हाइट थी, आज हम पढ़ते भी नहीं है. शी वाज आवर विदेश मिनिस्टर थी, वो फॉरेन मिनिस्टर थी. हम उसी नज़र से देखते हैं. आप कुछ बन जाओ जिंदगी में, कोई आपके बूब्स नहीं देखेगा. Exactly. I mean, I मतलब मैं इस चीज़ से इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ बिकॉज मैं हमेशा से बहुत पतली रही हूँ. तो मेरे फ्रेंड्स बहुत मजाक उड़ाते थे स्कूल टाइम में मेरा, कि ऐसे मतलब बोलते थे कि मतलब बहुत ही मजाक उड़ाते थे. एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड. आई यूज्ड टू गो टू माय मॉम, आई यूज्ड टू टेल हर कि मेरी फ्रेंड्स ऐसे ऐसे मेरे को बोलती हैं, ये वो फलाना ढिमकाना. बट फिर टाइम मैंने ग्रू अप, अपनी चीज़ें अपने आप ही सेटल हो गई. एक्सरसाइज करने से, अच्छी हेल्थ, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से, अच्छा खाना खाने से, टाइम पे सोने से, आई बिलीव ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके बॉडी शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बॉडी शेमिंग बहुत कॉमन इंडिया में. अगर दो सिस्टर्स हैं, जो एक सांवली है एक गोरी है, सांवली तुम्हारा रंग बहुत दबा हुआ है, तुम ये लगा लो, तुम ये लगा लो. अरे क्यों लगा लो? आप अपने बेटे को तो नहीं बोल रहे हो जो काले रंग का है. आप आज हार्दिक पांड्या के रंग के लिए कौन बोल रहा होता है उसको? कोई नहीं बोलता है ना. नहीं बोल रहा तो किसी दूसरे बच्चे को भी नहीं टोको ना. वो भी पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा जिंदगी में, नहीं बनेगा स्पोर्ट्स में कुछ. बच्चे को हमेशा आज के लाइफ में सबको एजुकेशन और कुछ बनने की सलाह देनी चाहिए. जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, गो एंड बी समथिंग. योर कलर शुड नॉट स्टॉप यू, योर बॉडी शुड नॉट स्टॉप यू, वेदर यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल. ऑल्सो क्योंकि हम हेल्थ, लाइफस्टाइल और इन सब की बात करें और बूब्स क्रीम की बात करें, तो मेरे दिमाग में ब्रेस्ट कैंसर को लेके एक सवाल है, वो कि ब्रेस्ट कैंसर के साइंस क्या होते हैं. और आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, 25-26 साल की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा जा रहा है. तो क्या अर्ली सिम्टम्स है कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या हम अपने आप को रेगुलर चेकअप में देख सकते हैं कि हाँ ठीक है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन विद आवर बॉडी? यू नो, अनफॉर्चुनेटली कैंसर बहुत साइलेंट होता है, तभी पकड़ में नहीं आता. स्टेज 1 कैंसर बहुत रेयर, आप बहुत किस्मत वाले होगे तो पकड़े गए, अदरवाइज नहीं पकड़ में आता. व्हाट बेस्ट यू कैन डू, वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्रेस्ट बीइंग एक्सटर्नल ऑर्गन. सबसे अच्छी चीज़ है. लिवर किडनी तो सब अंदर है, लेकिन ब्रेस्ट एक्सटर्नल है, तो इसको आप एग्जामिन कर सकते हो, है ना. जब भी आप नहाओ, हम सब के छोटे छोटे घर में भी बाथरूम के बाहर एक मिरर टंगा हुआ है. आप अपने आप को अनड्रेस करो, मिरर में देखो, दोनों के साइज देखो, निपल्स देखो, और दोनों ब्रेस्ट को पैल्पेट करो. एक बार एक हाथ से, फिर दूसरी बार दूसरे हाथ से. कभी भी आपको एबनॉर्मल लंप सा फील हो, तुरंत डॉक्टर से मिलो. सेम थिंग लेट के करो. अगर आप गूगल पे टाइप करोगे ना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, बहुत बड़े बड़े चार्ट्स बने हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बताते हैं. अंडर आर्म्स भी वैसे ही पैल्पेट करना है. और साल में एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड जरूर करवाओ. जैसे हम नॉर्मल अपने बॉडी का पूरा चेकअप कराते हैं, आज तक किसी हॉस्पिटल ने उसमें ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड इंक्लूड नहीं करा हुआ है. एक्स्ट्रा मैमोग्राफी करने को वो कह देते हैं, बट बहुत अच्छा आइडिया है. हाँ, बट मैमोग्राफी चेक्स ओनली द कैंसर. सारे सिस्ट और सारे लंप कैंसरस नहीं होते हैं, कुछ प्री कैंसरस भी होते हैं, कुछ बहुत इनिशियल भी होते हैं. तो अपने ब्रेस्ट अपने आप हेल्थ चेकअप में अपना अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट दोनों इंक्लूड करो, अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो. और जब भी गायनी के पास जाओ, टेल हर ऑल्सो टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट. इससे आप चीज़ों को बहुत अर्ली पकड़ सकोगे और ट्रीटमेंट सही समय पे इलाज करवा पाओगे. मतलब कि मुझे आपसे बात करके बहुत काफ़ी कुछ इंसाइटफुल चीज़ें पता चली. स्पेशली ये आपने जो लास्ट आंसर दिया एग्जामिन वाला, कि ये मैं आज तक कभी किसी गायनी से नहीं सुना है मैंने, कि इनको इंक्लूड करना चाहिए अपने खुद के लाइफस्टाइल में, कि आप अगर फुल बॉडी चेकअप करा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये भी एग्जामिन करवा लो. लोग सीबीसी और कोलेस्ट्रॉल पे ही अटक जाते हैं. डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. अरे ब्रेस्ट भी चेक करा ले. कब से नहीं कराया तुमने? वही जब से पैदा हुई हो 45 की हुई, आज तक नहीं चेक कराया, तो करवा लो वो भी. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप टाइम निकाल कर आए और आपने एकदम अनफिल्टर्ड वे में हमें सारी बातें बताई. थैंक यू सो मच. थैंक यू जानवी.